नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति व्यक्तित्व में। हमारे साथ आज हैं ओलंपिक चैंपियन, रजत पदक विजेता, कांस्य पदक विजेता, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता है, सुशील कुमार। स्वागत आपका। इन दोनों में ज्यादा बड़ी उपलब्धि कौन सी है, लंदन ओलंपिक की या पहली बार जब आपने जीता था उस वक्त ज्यादा आपको आनंद आया था? मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जो चाहे छोटा टूर्नामेंट है चाहे बड़ा टूर्नामेंट है, जो मेडल मिलता है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ही वो मिलता है। तो चाहे उसमें स्कूल नेशनल में मैंने मेडल जीता वो भी मेरे लिए उतना ही मायने रखता है, ओलंपिक में मैंने जीता वो भी एक मेरे लिए बहुत मायने। लेकिन फिर भी मतलब एक ओलंपिक जो है वो अपने आप में विश्व के तमाम देश वहाँ पर उपस्थित होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्लैमर वहाँ पर होता है खेलों में, तो उसके मेडल का अपना एक महत्व होता है। जब 2012 में आपने फाइनल खेला था 66 किलोग्राम की कैटेगरी में, क्या महसूस कर रहे थे आप, कैसा महसूस कर रहे थे? बस यही था कि यहाँ से पहले से ही एक प्लानिंग गुरुजी के साथ बैठ के एक अच्छी प्लानिंग उस लेवल की कर रखी थी कि हाँ उस लेवल पर तक पहुँचना है और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करना है। बस यही एक प्लानिंग थी और पूरे देशवासियों का सबका आशीर्वाद रहे, दुआएं रही कि मैं फाइनल तक पहुंचा और इसके लिए मैंने सिल्वर मेडल जीता और पहला भारतीय बना के बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल जीता। तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हाँ इसके लिए कुछ काम है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आपने जीती, एकमात्र आप भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने वर्ल्ड चैंपियन बने आप कुश्ती के। वो 2010 का वो लम्हा कैसा था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कुश्ती की चैंपियनशिप थी, उसमें कैसा महसूस किया? बिल्कुल, और रसिया जैसे देश में वर्ल्ड चैंपियन किया आया था वहाँ से, तो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा मैसेज हमारा गया था, हमारे देश का वहाँ बहुत अच्छा मैसेज गया था कि हाँ इंडिया में भी कुश्ती बहुत बढ़ रही है और लोग पूरे वर्ल्ड में अब इंडिया के नाम से भयभीत हैं। हाँ अभी रेसलिंग टीम जो है, अभी पीछे भी हम एशिया चैंपियन बने हैं तीनों वर्गों में, जूनियर, सीनियर और सब जूनियर में। तो पूरा एक अच्छा मैसेज वहाँ पे रशिया में जब वर्ल्ड चैंपियन बना तो सभी ने बहुत बधाई भी दी वहाँ, और सब ये था कि कुश्ती की दुनिया में भारत भी ऊपर चढ़ा है। कुश्ती जब आपने खेलना शुरू किया, कभी आपने सोचा था कि आप ओलंपिक में मेडल भी जीतेंगे? जब गुरुजी के पास आया तो 7वीं क्लास में आया था, 13 या 14 साल का हुआ। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि अच्छे गुरु मेरे को यहाँ मिले, अच्छे माता पिता मेरे को यहाँ मिले और अच्छे साथी मेरे को मिले कि हमेशा मेरे को सपोर्ट उन्होंने किया। और मैं यहाँ आया तो ये नहीं पता था कि हाँ इस लेवल के मैं रेसलर, ओलंपिक लेवल का रेसलर बनूंगा, मगर गुरुजी ने बचपन से हमारी ट्रेनिंग ओलंपिक, मेरी और योगेश्वर की दोनों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग ओलंपिक लेवल को देखते हुए हमारी ट्रेनिंग कराई। बचपन में आपके बारे में जानने कि बहुत साधारण परिवार से थे आप, तो आपके और आपके भाई में से कोई एक व्यक्ति ही खेल की ट्रेनिंग कर सकता था, क्या ऐसी स्थितियां थी? घर में कैसी भी स्थिति हो मगर परिवार ने पूरा सपोर्ट मेरा किया है और मैंने बताया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु और अच्छे साथी मेरे को मिले हैं जब भी मैं इस लेवल तक पहुँचा। सबसे ज्यादा योगदान किसका है आपकी सफलता में, अगर आपको चुनने को कहा जाए? गुरुजी का है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रेसलिंग कैसे खेली जाती है। यहाँ आने के बाद उन्होंने इतना टैलेंट, जो उनका अनुभव था खुद का, वो मेरे को यहाँ दिया। माता पिता का पूरा सपोर्ट रहा और साथियों का भी, क्योंकि पूरा एक टीम वर्क होके और जब भी हम अच्छा कर पाते हैं। 15 साल की उम्र में आपने मेरे ख्याल से पहला टाइटल जीत लिया था 1998 में जूनियर लेवल पे। उस वक्त जब आप सबसे जूनियर लेवल पे आपने सबसे पहला टाइटल जीता था, उस वक्त आपके आसपास कौन लोग थे जब आपने वो खिताब जीता? तो वही लोग अभी भी साथ हैं और पहले भी वही साथ थे। और वहाँ जब 1998 में पहली बार, मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़ा लेवल का टूर्नामेंट है जो अंडर 16 या 17 वो होता है, सब जूनियर वो होता है, और वहाँ मैं वर्ल्ड चैंपियन बना पहली बार। तो बहुत खुशी हुई कि हाँ जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो साथ साथ मेरे को रिजल्ट भी मिल रहा है। और मैंने बताया कि सब चीज़ों पे गुरुजी वाच करते हैं, हमें कौन सा टूर्नामेंट खेलना है, कि कहाँ हमें रहना है, तो वो चीज़ वही प्लान करते हैं, हम तो फॉलो करते हैं। आप रेलवे में असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर भी हैं, तो आप ट्रेनिंग कैसे करते हैं, मतलब कैसे आपका शेड्यूल क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप? मैं कमर्शियल मैनेजर भी हूँ वहाँ पे और साथ साथ मैं जॉब भी देखता हूँ और ट्रेनिंग भी करता हूँ। वो शेड्यूल मैंने बताया कि जो रेसलिंग का शेड्यूल है हमारा सुबह स्टार्ट हो जाता है 4 बजे, उसके बाद जो टूर्नामेंट होते हैं तो 4 से 5 घंटे भी एक सेशन हमारा चालू होता है और ट्रेनिंग भी 4-4, 5-5 घंटे करते हैं उसमें हम। और जो टूर्नामेंट नहीं होता है तो 1 से 2 घंटे। तो वो चीज़ हमारे जो बीच में जो दिन में जो टाइम बचता है तो उसमें रेलवे का भी काम मैं देखता हूँ। तो वो प्लान मैंने बताया कि सारा शेड्यूल जो हमारा उस तरीके से वो टाइप होता है और आपस में बैठ के वो शेड्यूल हम बनाते हैं।
गुरुजी के साथ में, कोचेज के साथ में बैठ के तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। और छुट्टी किस दिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? छुट्टी तो बहुत मुश्किल मिलती है, क्योंकि अभी देशवासियों ने इतना जिम्मेवारी रखी है कि हाँ आपको आगे भी खेलना है और रियो की तैयारी करनी है, तो छुट्टी लेंगे तो फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने कई सारे कमर्शियल्स किए, कई सारे एडवर्टीजमेंट में आपने भाग लिया, आपने ड्यू का एडवर्टीजमेंट किया, आपने ट्रैक्टर के लिए एडवर्टीजमेंट किया, लेकिन आपने शराब के लिए जो है करने से मना कर दिया। जबकि ऐसे कई सारे स्टार्स हैं, कई सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अल्कोहलिक बीवरेजेस के लिए भी ऐड करती हैं। क्या पहले से आपने सोचा हुआ था कि मुझे अगर इस प्रकार का ऑफर आएगा तो मुझे मना कर देना है? मैं नच बलिए का भी मेरे को ऑफर था, और वो सीधा गुरुजी के पास आते हैं। सारे जो भी ऑफर आते हैं गुरुजी के, माता पिता के, इसके बगैर मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ। तो जैसे भी वो मेरे को आदेश देते हैं मैं उनको, मैंने बताया कि मैं फॉलो करता हूँ। और उसमें गुरुजी ने यही एक बात मेरे को कही कि भाई हम सभी जगह हम जाते हैं, हम बच्चों में भी जाते हैं, हम स्कूलों में भी जाते हैं, कॉलेजों में भी हमें बुलाते हैं लोग, तो हम क्या उनको मैसेज देंगे, हम खुद इस चीज़ का ऐड करेंगे, और वो अच्छी समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है वो। तो वो डिसीजन गुरुजी का रहा कि मैं बताया कि मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि अच्छे गुरु और अच्छे माता पिता और अच्छे साथी मेरे को मिले हुए हैं। वो समय समय पर मेरे को हर चीज़ वो बताते रहते हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर। अच्छा, ये ओलंपिक चैंपियन बनने से पहले जो आपका जीवन था और ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद, बीजिंग के बाद, आपकी लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क आया? जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी हुई है कि हाँ सभी की अपेक्षा है कि वो और अच्छा करे और अच्छा करे, बस वही एक जिम्मेवारी मैं मानता हूँ, नहीं तो दिनचर्या मेरी वैसी रहती। अगला टारगेट क्या है आपको? बस यही है कि देशवासियों ने ऐसे ही बीजिंग में, लंदन में आशीर्वाद दिया है, वैसे ही रियो के लिए भी मेरे को दें और मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर। आप बिल्कुल विश्वस्त हैं कि रियो में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करें? कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद सुशील, हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विराम के बाद बात करेंगे सुशील कुमार के गुरु महाबली सतपाल जी से, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कुश्ती में गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखते रहिए व्यक्तित्व में खास मुलाकात और बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति व्यक्तित्व में। भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है, बहुत पुराना खेल है कुश्ती, और इस खेल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की इज्जत बढ़ाई है, ख्याति बढ़ाई है, कई सालों से बढ़ा रहा है। इसलिए इस खेल के चैंपियंस के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, इस खेल के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं महाबली सतपाल जी, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, पुरस्कार विजेता, और इसके अलावा ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार के गुरु। बहुत स्वागत आपका जी, हमारे नमस्कार। विशेष कार्यक्रम। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतना लंबा आपका करियर रहा, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आप किस चीज को मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि तो जो ओलंपिक में 3 मेडल आए हैं मेरे शिष्यों के, वो एक बहुत बड़ी है। और वर्ल्ड चैंपियन जो सुशील कुमार बना है, भारत का अकेला ही पहलवान था सुशील कुमार जो कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियन बना है, तो वो एज ए गुरु, एक गुरु के नाते वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके अलावा मैंने जो अपने देश के लिए 3000 से ज़्यादा कुश्ती जीती, और मैं भारत का ऐसा पहला खिलाड़ी हूं कि जिसके 3 कॉमनवेल्थ गेम और 3 एशियाड, 6 में गोल्ड सिल्वर है, और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा कि जिसके 74, 78 और 82 में गोल्ड सिल्वर है। और इसके अलावा क्या है कि मैं एक इसलिए और ज़्यादा अच्छा मानता हूं कि आज एज ए खिलाड़ी भी मैंने बार बार देश का झंडा लहराता था, राष्ट्रीय धुन बजती थी, और आज एक गुरु के नाते भी जो मेरे शिष्य हैं वो बार बार एशिया में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, और ओलंपिक में मेडल, वर्ल्ड में मेडल, तो ये सब एक मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हैं। और एक अच्छी चीज क्या है कि जब आप देश के लिए करते हैं, जब आपके अंदर देश की भावना होती है, तो मैं खुद 3 ओलंपिक खेला हूं, मैं 4थे 5वें नंबर पे रहा हूं ओलंपिक में। तो मुझे ये एक महसूस होता था कि हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। तो मैं जब यहाँ इस सीट पे आया, तो इससे पहले राजीव गांधी जी ने मेरे को राज्यसभा में नॉमिनी 83 में, जब मैंने 1982 एशियाड में गोल्ड मेडल जीता था, तो भारत का एक कुश्ती में एक ही गोल्ड मेडल था, वो मेरा ही था। तो उस समय उन्होंने मेरे को राज्यसभा में नॉमिनी के लिए बहुत प्रेशर डाला, और उन्होंने, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे खेल के नाते, खिलाड़ी के नाते, कि मैं देश का नाम इतना किया, तो एज एक खिलाड़ी वो मेरे बहुत फैन थे और बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी थे। तो उन्होंने, मैंने कहा जी नहीं, मेरे को डायरेक्ट स्पोर्ट्स लगाओ, जो सुविधाएं मुझे नहीं मिली
जो मैं ओलंपिक का मेडल नहीं ला सका तो मैं वो मेडल देश को दूं। और वो वादा आपने पूरा किया। और उसके लिए आपको ये खुशी होगी जान के कि मैं एक 10वीं पास हूं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए यूपीएससी से पोस्ट बनवाई और ये दायित्व मुझे दिया। लेकिन आज मैं बड़े फक्र के साथ कि मैंने इतनी मेहनत की कि मैं आज, अगर वो व्यक्ति तो जिंदा होते जी और राजीव जी, तो वो उनको खुशी महसूस होती कि हमने जिस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा जो स्पोर्ट्स के जो मेरा बायोडेटा था, मैं 16 बार नेशनल चैंपियन, 16 साल तक, बहुत बड़ी चीज थी। भारत केसरी, रुस्तम हिंद, हिंद केसरी, भारत भीम, भारत कुमार, रुस्तम भारत। भारत का ऐसा कोई भी टाइटल जो कुश्ती से संबंधित था, खेल से संबंधित था, वो सब मेरे पास थे 12 साल तक। मैं हर टाइटल, कुछ भी टाइटल था तो वो सब मेरे पास थे। और वही चीज मेरे एक अंदर थी कि देश, मैंने कभी भी नौकरी के लिए या वो नहीं, बस मेरे पिताजी का भी उनका यही शौक था कि जैसे मेरे को दिल्ली पुलिस में भर्ती कर लिया इंस्पेक्टर, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो वर्ल्ड चैंपियन आपको बनाना है, आपको मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। और सिर्फ एक ही उनका लक्ष्य था कि ओलंपिक वर्ल्ड का मेडल। तो मेरे जो पिताजी थे वो खुद भी पहलवान थे। जब मैंने कुश्ती शुरू की तो वो भी एक संयोग था कि मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे स्कूल में 2-3 बच्चों ने काफ़ी पीटा। मैं घर गया, मैंने अपनी माँ को बताया, तो शाम को जब मेरे पिताजी खाना खाने आए तो उन्होंने उनको बताया काफ़ी सतपाल को पीटा है। तो मेरे पिताजी गांव में एक तालाब पे खाड़ा था तो उसमें कसरत करने जाते थे। हालांकि वो उस समय कुश्ती छोड़ चुके थे, लेकिन वो शारीरिक कसरत करते थे। तो वो मुझे अगले दिन से उन्होंने मेरी लंगोटी सिलवाई और मैं अपने साथ आगे ले जाने लगे। 2-3 महीने के बाद में उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा लड़ता है, अच्छा खेल रहा है। तो उन्होंने गुरु हनुमान जी के बारे में बताया। तो कुछ मेरा और आसन बढ़ने लगा कि मैंने गुरु जी के पास जाना है। तो मैं भाग भाग के घर के कोई भी काम होते, खेत के काम होते, मैं उनको बड़ी स्पीड से करता कि सब मेरे से खुश हो के मुझे दिल्ली छोड़ देंगे और कुश्ती सीखने के लिए दिल्ली भेज देंगे। लेकिन मेरी दादी और मेरी माँ जो है वो तैयार नहीं हुए कि नहीं, ये छोटा बच्चा है 11 साल का, कहाँ जाएगा, कौन खाना खिलाएगा, किसके पास रहेगा। लेकिन मैं फिर भी अपनी माँ को भी, दादी को भी, सबको मनाया और मैं गुरु जी के यहाँ 1968 में कुश्ती सीखने आ गया। तो वो एक शुरुआत थी। शायद वो हादसा नहीं होता तो मैं यहाँ इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। और उसके बाद मैं जो बता रहा था आपको कि एक पहला, मतलब मेरे ख्याल से मैं विश्व का ऐसा पहला पहलवान होऊंगा कि जो 35 किलो से लेके और 120 किलो तक हर वेट कैटेगरी में लड़ा। मैं 35 किलो में भी फर्स्ट आया हूं, 46 किलो में भी मैंने नेशनल स्कूल गेम में गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद 48 किलो में भी मैं सीनियर नेशनल बना, 62 किलो में नेशनल चैंपियन बना और ओलंपिक में गया। उसके बाद 74 किलो में भी मैं कॉमनवेल्थ गेम में गया, वहां मैंने गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद 82 किलो में भी मैं एशियाड में गया, कॉमनवेल्थ में गया, वहां मैंने सिल्वर मेडल जीते। और फिर 100 किलो में भी मैंने एशियाड में और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीते। और फिर 120 किलो में भी नेशनल चैंपियन बना। तो ये एक क्या था कि जो गुरु ने, जो मेरे गुरु जी थे, उन्होंने जो मेरे टैलेंट को परखा कि इसको किस तरीके से क्या क्या चीजें, जैसे वो कई बार मेरे को कहते थे कि आपने 500 बैठक मारनी है तो मैं 2000 बैठक मारता था। वो कहते 1000 मारनी है, मैं 5000 बैठक मारता था। वो कहते एक दाव को आपने 50 बार अभ्यास करना है, मैं उसको 500 बार करता था। तो इसीलिए मेरे साथी जो थे अखाड़े में, वो उठते थे सुबह 5 बजे सब मेहनत करने के लिए। मैं सुबह 3 बजे उठ के मेहनत करता था, 5 बजे फिर उनके साथ लग जाता था। जो प्रोग्रेस उनमें 6 महीने में होती थी वो मेरे अंदर 1 महीने में होती थी। दूसरे मेरे को और कोई शौक नहीं थे, कहीं घूमने के, कोई सिनेमा जाने के, कहीं और कोई शौक नहीं था। सिर्फ क्योंकि मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटे जिस दिन अगर तू बिगड़ जाएगा तो गांव में पशु चराने के लिए छोड़ दूंगा। तो मेरे को वही लगता था कि नहीं, मैंने जो मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, मेरे गाँव वालों ने मेरे पे विश्वास किया है कि ये बच्चा अच्छा बन सकता है, तो मैंने अच्छा बनकर दिखाना है। तो इसी के साथ यहाँ पर भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे बात करेंगे महाबली सतपाल की जिंदगी से जुड़ी खास बातों की। सतपाल जी, गुरु शिष्य परंपरा कुश्ती में जो भारत में है, क्या दुनिया के और देशों में भी ऐसा ही है, या सिर्फ ये अनुशासित परंपरा सिर्फ और सिर्फ भारत में है जिसको आपने निभाया और आपके प्रति आपके शिष्य भी निभा रहे हैं?
हाँ नहीं, भारत में दूसरे देशों में भी है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा है। भारत में उसको बहुत अच्छे स्तर पर एक गुरु शिष्य के संबंध है और उनके जो आपस में जो एक विचार हैं, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ करीबन अभी जैसे सुशील मेरे पास आज से 17 साल पहले आया था, जब वो 11 साल का था, तो उसके पिता भी, उसकी माँ भी, उसका दोस्त भी, उसका गुरु भी, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसे ही मेरे गुरुजी थे, गुरु हनुमान जी, वो भी मेरे सब कुछ, क्योंकि वहाँ परिवार तो रहता नहीं, तो क्या उसको खिलाना है, किस तरीके से उसको वो चीजें हमने देनी है कि जिससे कि वो अच्छे रिजल्ट दे और अच्छा लगे सबको, दाव कौन सा सिखाना है। अभी जब सुशील ने लंदन ओलंपिक के लिए, सुशील और योगेश्वर ने जब क्वालिफाई किया था, और अमित, ये 3 मेरे शिष्य लंदन ओलंपिक में गए थे, और तो सुशील और योगेश्वर, क्योंकि ये पहले भी बीजिंग ओलंपिक में भी गए थे और सुशील वहां से पहला बहुत साल के बाद ऐसा भारतीय पहलवान था, मेडल लेके आया था। तो क्या था कि आजकल जब सिलेक्शन हो जाता है तो सबके पास में उनके रिकॉर्ड, उनकी जो सीडीज आ जाती हैं, जिसमें कि उनकी दाव, कुश्ती, जब वो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, तो मैंने बहुत दिमाग लगा के कि जो एक गुरु का काम होता है, आपने कहा ना गुरु शिष्य के क्या रोल होता है, तो मैंने क्या किया कि जब लंदन ओलंपिक में ये क्वालिफाई कर गए तो मैंने इनकी 4 टेक्निक चेंज की, जो इनके पहले कभी भी वो कुश्ती में इन्होंने नहीं लगाई थी। तो वो उससे हमें जो ये दोनों मेडल मिले, उसका कारण यही था, और वो ऐसी टेक्निक थी कि वो उनके उस पे रिकॉर्ड में नहीं थी। तो एक गुरु का बहुत बड़ा दायित्व है और शिष्य का ये दायित्व है कि वो जो गुरु उसको बताता है, जो सिखाता है, उसको अच्छी तरीके से सीखे और उसको अच्छे तरीके से करे। लेकिन गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है। आप भारत में कुश्ती का भविष्य क्या देखते हैं? अब तो भारत में कुश्ती का भविष्य बहुत ही गोल्डन है, बहुत ही सुनहरी है, और मेरे ख्याल से आज भारत में सबसे, क्योंकि जब सुशील कुमार जब लंदन ओलंपिक में लड़ रहा था, तो लोग ये बताते हैं, क्योंकि हम तो लंदन में थे, कि पूरे भारतवर्ष में कर्फ्यू टाइप लगा हुआ था, लोग सब टीवी के आगे बैठे थे। बिल्कुल, हम लोग मीडिया में भी बड़े मैच देख रहे थे। तो अब तो ऐसा जगह है कि आज मैं ये मानता हूं, और उससे भी बड़ी चीज क्या है कि एक ऐसा खेल है कि जिससे अगर मान लो कोई भी युवा है भारत का, अगर वो चैंपियन भी नहीं बनता तो कम से कम एक वो स्वस्थ व्यक्ति बनता है। वो देश के लिए तो एक, अगर किसी भी देश को अगर हमने गुलाम करना है तो आप उसके युवाओं को कमजोर कर दो। तो कम से कम अगर ये युवा हमारे जो आज कुश्ती से जुड़े हैं, और सुशील का मेडल आने के बाद तो एक अजूबा होगा, तो अगर आप वो कमजोर देश होगा तो वो गुलाम हो जाएगा। बेशक। तो अगर नहीं भी मेडल आते, लेकिन अभी तो भारत में कुश्ती, और भारत में ही नहीं, आज जब लंदन ओलंपिक से पहले एक पॉइंट आया था कि दुनिया का कौन सा ऐसा पहलवान है जिससे ओलंपिक में सब खपा है, और तो वो सुशील कुमार का नाम था नंबर 1 पर, कि उससे बच के रहना। तो आज जो पहले हम अमेरिका से, रसिया से, ईरान से जो डरते थे, आज वो पहलवान हमारे से डरते हैं जी। तो आज मैं ये मानता हूं कि भारत में कुश्ती का भविष्य बहुत सुरक्षित है और बहुत मजबूत है। और मैं तो एक पहलवान और एक गुरु के नाते यही कहूंगा कि ये ऐसे मौके जो हमारे युवा हैं, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो प्रोफेसर बने, IAS, IPS, वो कुछ भी बने, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट है तो मेंटली फिट है, वो सब कुछ। और मैंने देखा कि जो दूसरे देश में जो पहलवान है वो ज्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तो वो सब ये है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? जब हम पहलवानी करते थे तो हम 10 घंटे रोज मेहनत करते थे और खुद खाना बनाते थे, खुद सब कुछ, अखाड़े में सफाई खुद करते थे, बर्तन कपड़े खुद धोते थे, सब काम खुद करते थे। लेकिन आज आधुनिक हमारे पास मैट है, हमारे समय हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, मैट पे खेलने जाते थे। आज तो हमारे पास सब साधन है, इतनी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इतनी सुविधाएं दी हैं आज के टाइम पे। तो आज तो आप अगर चाहे डॉक्टर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई भी किसी IAS की, IFS की तैयारी कर रहे हैं, तो खेलना, खासकर कुश्ती, क्योंकि अभी 3-3 मिनट के राउंड हो गए। हमारे समय जब हम भारत केसरी और उसमें टाइटल जीतते थे तो वो 1-1 घंटे भी कुश्ती चल जाती थी। लेकिन आज तो कुश्ती को आपने 6 मिनट में ही फैसला करना है और आप 20 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आज जो तैयारी है वो हमारे पास आधुनिक जिम आ गए। कभी मैं था उसमें मैं 5000 बैठक रोज मारता था, 5000 दंड रोज मारता था,
10-12 किलोमीटर दौड़ने जाता था, 100 बार रस्सा चढ़ता था। आज तो हमारे पास अखाड़ा खोदते थे मिट्टी से, पीछे से मैच घुमाते थे उसके ऊपर वजन डाल के, तो वो पुरानी चीजें थी। आज हमारे पास आधुनिक जिम है, हमारे पास आधुनिक ट्रेनिंग का सिस्टम आ गया, तो अब तो बहुत आसान है। और मैं तो देश के युवाओं से यही कहूंगा कि बस एक जब देश का झंडा लहराता है, जब मैं बार बार जब गोल्ड मेडल जीतता था तो सारे देश हमारे झंडे के नीचे खड़े होते हैं आके, एक वो जीत होती है दुनिया के ऊपर। तो मैं तो यही कहूंगा कि कुश्ती का भविष्य बहुत सुरक्षित है। और ये है कि आज जैसे सुशील है, योगेश्वर है, ये मैं हूं खुद, तो हम सब बड़े अधिकारी भी हैं। ऐसा नहीं है, अब तो भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने घोषणा कर दी है कि ओलंपिक मेडल लाओ और इतना पैसा पाओ। अच्छी क्लास 1 भारत सरकार ने भी ओलंपिक मेडलिस्ट को IAS के इक्वल पोस्ट देने की घोषणा की है, तो वहां भी भविष्य सुरक्षित है। आप गुरु और शिष्य दोनों परंपराओं में बहुत सफल रहे और इसलिए आपकी उपलब्धि और भी महान हो जाती है। हमसे बात करने के लिए महाबली सतपाल, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।